नमस्कार बच्चों। बेटा प्रत्यावर्ती धारा का जो हम लोग इसके पहले तीन लेक्चर देख चुके हैं और आज चौथा लेक्चर है बेटा। और हम लोग आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा में विभिन्न प्रकार के परिपथ आज हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेटा इसमें विभिन्न प्रकार के परिपथों की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें होता क्या, अगर विभिन्न प्रकार के परिपथों की बात की जाए तो परिपथ जो होते हैं बेटा, मुख्यतः आप सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करोगे कि कैसे कैसे और कौन से परिपथ होते हैं, तभी आप इसको पढ़ोगे सही से। एक होता है शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ, या इसको हम केवल लिख देंगे आर परिपथ। उसके बाद बेटा होता है दूसरा परिपथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एल परिपथ, यानी कि एल प्रेरकत्व वाला परिपथ। और एक होता है सी परिपथ, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध धारिता सी वाला परिपथ। बेटा जब आर और एल परिपथ को हम आपस में मिलाते हैं तो परिपथ बनता है हमारा एल आर परिपथ। अब एक एक करके दोनों मतलब दो मिलाएंगे, फिर लास्ट में तीनों को मिलाएंगे, तो ये बन गया। उसके बाद एक परिपथ बनता है हमारा एल और सी को मिलाने के बाद, जिसको हम बोल सकते हैं एलसी परिपथ। और एक परिपथ हमारा बनता है बेटा आर और सी को मिलाने के बाद, जिसको हम बोल सकते हैं सी आर परिपथ। और एक जब तीनों को हम आपस में मिलाते हैं, तीनों परिपथों को जब आपस में मिलाते हैं तो एक नया परिपथ बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल सी आर परिपथ। बेटा अगर इन तीनों परिपथों को मिलाने से ही सारे परिपथ हमारे बन रहे हैं, तो इसमें करते क्या है बेटा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर परिपथ, फिर एल परिपथ, फिर सी परिपथ, ठीक है, फिर एल आर परिपथ, फिर हम लोग पढ़ लेंगे सी आर परिपथ, एल सी परिपथ, एल सी आर परिपथ। तो इस तरीके से हमको सारी चीजें पढ़नी है। तो हम विभिन्न प्रकार के परिपथों में सबसे पहले पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ। कौन सा परिपथ बेटा? शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ। तो चलिए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से आप देखते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको अगर परिपथ सही से याद रहेगा तो फॉर्मूले भी आपको सही से याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध प्रतिरोध आर वाले परिपथ की बात करते हैं। शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ, या शॉर्टकट में इसको हम आर परिपथ भी बोल सकते हैं। इस परिपथ की अगर बात की जाए तो इसमें शुद्ध प्रतिरोध जो आर होता है, आर बेटा ऐसे ही बनता है, और आर के सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो अगर इसकी डिफिनीशन अगर कोई पूछता है कि शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ क्या है, तो आप बताओगे कि जब शुद्ध प्रतिरोध आर के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो प्राप्त परिपथ जो होता है वो आर परिपथ कहलाता है। बेटा इसमें एक चीज हमको याद रखनी है कि धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। अगर कोई शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ है तो उसमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। अर्थात यहां पर जो धारा का समीकरण आएगा वो आएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और अगर दोनों समान कला में है तो इसके लिए अगर हम वोल्टेज और धारा का ग्राफ खींचें तो ये मान लिया कि हमारा वोल्टेज है V0, अधिकतम मान को V0 बोलेंगे, और यहीं से ही धारा भी चलती है। डॉटेड हमने बना दिया धारा को, ये तो अगर इस तरह से कुछ बना हुआ है, देखो ये है हमारा धारा I0। अब बेटा देखो वोल्टेज और धारा एक ही समय पर अधिकतम हुए और एक ही समय पर शून्य, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समान कला में हैं। समझ गए? ये यहां पे होगा आपका T,
ये इस तरह से अगर ग्राफ बना हुआ है तो ये समझ जाइए कि ये दोनों समान कला में हैं। धारा और वोल्टेज इस स्थिति में दोनों समान कला में हैं। ये होता है आपका आर परिपथ। अब आर परिपथ में हम लोगों को क्या जानना जरूरी है? इसमें सबसे पहली चीज तो वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होते हैं। अगर जैसे मान लो हमने V बराबर V0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी दे दिया, तो आपको इससे क्या पता चलेगा कि किस परिपथ का समीकरण है? तो आपको तुरंत बता देना है कि धारा और वोल्टेज के बीच में कोई भी कलांतर नहीं है, अर्थात दोनों समान कला में है, इसलिए कौन सा परिपथ होगा? शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ होगा। इसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करता है? प्रतिरोध करता है, आर करता है इस परिपथ में। और इसमें धारा और वोल्टेज दोनों बेटा समान कला में होते हैं, ये हमेशा याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध प्रेरकत्व तो एल वाला परिपथ। कौन सा परिपथ बेटा? एल वाला परिपथ। तो एल परिपथ की हम बात कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व। प्रेरकत्व एल वाला परिपथ। इसमें क्या क्या होता है कि शुद्ध प्रेरकत्व एल की जो दोनों सिरे होते हैं उनके सिरों के बीच जो हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। समझ गए? शुद्ध प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बेटा अगर इसकी डिफिनीशन पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? शुद्ध प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं इसमें। उसके बाद हम लोगों को करना क्या बेटा कि अगर इसके लिए हम देखें कि धारा और वोल्टेज के समीकरण, तो इसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या आप ये कह सकते हो कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो इस स्थिति में अगर वोल्टेज में साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो धारा क्या होगी? इससे 90 डिग्री पश्चगामी होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब पश्चगामी होगी तो पाई बाई 2, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा धारा का समीकरण। या और करके इसके दूसरे समीकरण किस तरह से लिखे जा सकते हैं? इसका दूसरा समीकरण हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि ये I बराबर है I0 साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज को इससे 90 डिग्री अग्रगामी होना चाहिए। तो वोल्टेज का समीकरण हम लिख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और प्लस का बेटा पाई बाई 2। ये भी समीकरण आप लिख सकते हो। तो चलिए एल प्रतिरोध की बात, एल प्रेरकत्व वाले परिपथ की बात कर लेते हैं। एल प्रेरकत्व वाला जो परिपथ होता है उसमें हम लोग करते क्या है कि प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। इसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। बेटा अगर इसमें हम देखें तो इसमें इस परिपथ के लिए इस परिपथ में अगर इस परिपथ में हम लोग V अपॉन आई या V नॉट अपॉन आई नॉट देखें तो V नॉट बाई आई नॉट, भाई देखो इसके पहले वाले में V नॉट बाई V अपॉन आई का मान कितना होता था? R, क्योंकि उसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करता था? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर फॉर्मूला होता था V अपॉन आई। यहां पर V अपॉन आई, यहां पर प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट का काम नहीं करता है, यहां पर धारा के मार्ग में रुकावट का काम करता है एक्सएल। तो यहां पर V अपॉन आई या V नॉट अपॉन आई नॉट का मान हो जाएगा एक्सएल। तो बेटा यहां पर हम देखते हैं ओम के नियम के अनुसार धारा के मार्ग में रुकावट का काम इसमें प्रतिरोध नहीं करता है, इसमें करता है एक्सएल। एक्सएल को बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको? प्रेरण प्रतिघात। इसका क्या नाम है? प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को कहां से लिखते हैं बेटा? एक्सएल से। और एक्सएल बराबर मान होता है ओमेगा एल। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई एफ एल, यानी एक्सएल बराबर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल कहीं पे भी। तो ये चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपके सामने आई। अगर आपसे पूछा जाए एल परिपथ क्या है तो आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी। पहली चीज कि अगर जैसे मान लो शुद्ध प्रतिरोध एल वाला परिपथ है तो उसके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। इसमें वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, अगर उसके लिए समीकरण की बात करेंगे तो ये समीकरण आपके मिल जाएंगे।
अगर इस परिपथ में हम देखें तो वी नॉट अपाई सॉरी अगर हम ओम के नियम के अनुसार इस परिपथ में देखें तो V अपॉन आई या V नॉट अपॉन आई नॉट का मान जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिरोध R नहीं होता क्योंकि L अकेला लगा हुआ है। अगर शुद्ध प्रतिरोध R वाला परिपथ होता तो उसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करता? प्रतिरोध। लेकिन जब शुद्ध प्रतिरोध L वाला परिपथ होता तो इसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करता है? XL। XL भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये भी क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है। लेकिन ये जो है L परिपथ में केवल प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट का कार्य करता है, इसलिए इसका क्या नाम है? एक्सेल। एक्सेल को बोला जाता है बेटा प्रेरण प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात को लिखा जाता है एक्सेल से। एक्सेल बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ और ये वाला एल, तो 2 पाई एफ एल बन जाएगा एक्सेल का मान। तो ये इस परिपथ से हमको इतनी जानकारी मिली। अगर मान लो इस परिपथ में हम लोग कहें कि बेटा कि अगर धारा जो है पश्चगामी है तो इसके लिए क्या हम समीकरण ग्राफ खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। ये हमने खींच लिया वोल्टेज के लिए। सबसे पहले अगर ये वोल्टेज के लिए है तो हमने कह दिया कि भैया ये वी नॉट है। अब धारा पश्चगामी है 90 डिग्री, तो धारा को आप यहां से चलना स्टार्ट कराइए। ये तो यहां पे धारा अधिकतम हुई है, तो बाद में धारा अधिकतम है ये आई नॉट। देखो यहां पर वोल्टेज अग्रगामी है, धारा क्या है? पश्चगामी। कितना? अब यहां पे पाई होगी और यहां पे धारा कितनी है? पाई बाई 2 है, यानी 90 डिग्री जो आपकी धारा है वो वोल्टेज से पश्चगामी है। ये ग्राफ आप बना सकते हैं उसमें। इसके बाद बेटा आता है आपका कौन सा परिपथ? शुद्ध धारिता सी वाला, जिसमें शुद्ध धारिता लगी होती है, इसको बोलते हैं धारितीय परिपथ। कौन सा परिपथ? धारितीय परिपथ। तो अगर जब हम सी परिपथ की बात कर लेते हैं, सी परिपथ भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है। वोल्टेज उसमें क्या होगा बेटा? पश्चगामी होगा। इसमें कौन अग्रगामी था? वोल्टेज अग्रगामी था। उसमें कौन अग्रगामी होगा? धारा अग्रगामी होगी। तो चलिए इसको भी हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं और जानते हैं क्या करना है। ये सी परिपथ। अगर हम सी परिपथ की बात करते हैं तो सी परिपथ में क्या होता है? सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है कि शुद्ध धारिता, अगर धारिता लगी हुई है तो शुद्ध धारिता सी वाले परिपथ में हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध धारिता के सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाता है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध धारिता सी वाले परिपथ के सिरों के बीच शुद्ध धारिता सी वाले परिपथ के सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। तो बेटा इसमें करना क्या है? अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर इसके लिए हम समीकरण लिखें, इसमें हमको एक चीज याद रखनी है कि इसमें धारा क्या होती है? अग्रगामी। वोल्टेज क्या होता है? पश्चगामी। एल वाले में क्या होता है? वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चगामी। तो अब इसमें कौन अग्रगामी है? धारा कितना? 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो यहां पर अगर हम समीकरण लिखेंगे तो हो जाएगा बेटा धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस का पाई बाई 2, इतना हो जाएगा। अगर और करके हम इसका दूसरा समीकरण लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर हम लिख दें धारा को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो फिर वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज पश्चगामी होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहां पर हम वोल्टेज को लिख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। ये आ गया सी परिपथ के समीकरण। अब इसमें बेटा अगर ओम के नियम के अनुसार देखा जाए तो ओम के नियम के अनुसार V अपॉन आई या V नॉट अपॉन आई नॉट का जो मान होता है वो XC के बराबर होता है। जैसे उसमें सबसे पहले वाले में V अपॉन आई का मान R के बराबर, दूसरे वाले में V अपॉन आई का मान L वाले परिपथ में XL के बराबर, उसी तरह इसमें जो होता है वो XC के बराबर होता है। इसको बोला जाता है धारितीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं बेटा? धारितीय प्रतिघात इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारितीय प्रतिघात। और धारितीय प्रतिघात को लिखा जाता है XC से। XC बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। और बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा का मान 2 पाई एफ सी, यानी XC बराबर फॉर्मूला होता है
1/2 पाई एफ सी, इसको हम इतना लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका बेटा सी वाला परिपथ। यानी तीनों परिपथ में हमको समझ में क्या आया, अगर शुद्ध प्रतिरोध आर वाला परिपथ है तो उसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम यानी प्रतिरोध का काम कौन करेगा, आर। अगर एल वाला परिपथ तो उसमें धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करेगा, एक्सएल। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सी वाले परिपथ की बात करते हैं। तो सी वाले परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट का काम कौन करता है, एक्ससी। एक्ससी करता है। तो एक्ससी क्या बोलता है आपका, धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात एक्ससी बराबर फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। एक्ससी बराबर हो जाएगा, अगर ओमेगा का मान 2 पाई एफ है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। ये इतना हो जाएगा। अगर हम आर प्रतिरोध वाले परिपथ की बात करते हैं तो उसमें धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। अगर हम एल परिपथ की बात करते हैं तो उसमें जो होता है वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर हम धारिता सी वाले परिपथ की बात करते हैं तो इसमें धारा जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो तीनों परिपथों में ये चीजें हमको जानना अति आवश्यक था। उसके बाद हम लोग एक एक परिपथ को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एल आर परिपथ। कौन सा बेटा, एल आर परिपथ। चलिए एल आर परिपथ की हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपको यहां से बहुत अच्छे से जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी और वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये टॉपिक अलग अलग से भी पेपर में आते हैं कि एल आर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे इसके फॉर्मूले भी न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल आर परिपथ की। एल आर परिपथ, अगर बेटा हम एल आर परिपथ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें शुद्ध प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल, और शुद्ध प्रेरकत्व एल के सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। मतलब कि सबसे पहले हम आर और एल को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके सिरों के बीच में हम लोग जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। तो जो प्राप्त परिपथ होता है वो एल आर परिपथ कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि एल आर परिपथ क्या है तो आपको क्या बताना है कि इसमें शुद्ध प्रतिरोध आर और प्रेरकत्व एल को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। तो प्राप्त परिपथ हमारा जो होता है वो एल आर परिपथ कहलाता है। बेटा अगर एल आर परिपथ की बात करें तो हमको एक चीज पता है, यहां पर ध्यान से देखना। अब यहां पे हमको प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए आता है। तो प्रतिबाधा के लिए हम लोग करेंगे क्या, प्रतिबाधा के लिए अब हमको एक चीज पता है, क्योंकि हम एल आर दोनों परिपथ को अलग अलग तरीके से पढ़ के आए हैं। ये टाइम टी है, ठीक है, और इस कंडीशन में जैसे मान लो कि धारा टी की दिशा में जा रही है या फिर धारा की दिशा हमेशा इधर ही होती है, ये हमने कह दिया धारा इधर जा रही है। अब धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये अब यहां पे करना क्या है कि अगर हम केवल आर परिपथ की बात करते हैं तो आर परिपथ में क्या होता है कि धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। तो अगर हम केवल इस परिपथ की बात करें और धारा इधर जा रही तो उस स्थिति में विभवांतर वी आर की दिशा क्या होगी, आई की दिशा में होगी, क्योंकि ये दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात जिधर आई जाएगी उधर ही वी होगा आपका। तो ये हो गया वी आर अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम जाएं तो। उसके बाद एल परिपथ में जब हम जाते हैं उसमें क्या हमने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो इनका जो वोल्टेज होगा वो वी आर और इनका वोल्टेज जो होगा वो वी एल। वी आर तो धारा की दिशा में होगा, शुद्ध प्रतिरोध आर वाले परिपथ में हमने पढ़ा था धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं। लेकिन एल वाले परिपथ में हमने पढ़ा था कि धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, अर्थात वोल्टेज जो है 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर धारा से वोल्टेज जो होगा 90 डिग्री अग्रगामी, अग्रगामी होगा तो ऊपर की ओर, यानी कि VL की दिशा हो गई ऊपर की ओर, VR की दिशा हो गई इधर की ओर। अगर मान लो बेटा यहां से हम लोग इसका परिणामी वोल्टेज खींचे तो परिणामी वोल्टेज हमने ये खींच लिया। अब अगर परिणामी वोल्टेज ये है तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहां से परिणामी वोल्टेज का मान निकालेंगे। परिणामी वोल्टेज को हमने मान लिया V। अगर यहां से हम परिणामी वोल्टेज का मान निकालें तो बेटा
अगर ये VL है तो ये आपका क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा, और ये तो VR ही है, ये वाला कोण हमने मान लिया कि ये फाई है। कितना है बेटा, फाई है। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो V बराबर, अब यहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये त्रिभुज बन गया आपका, मान लो कोई OAB। तो अगर ये त्रिभुज बन गया तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर और प्लस का VR स्क्वायर, या VR स्क्वायर और प्लस का VL स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बेटा देखेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आएगा, V स्क्वायर पढ़ा रहने दो इसको, VR किस, VR क्या है, R वाले सिरों के बीच विभवांतर है। तो R वाले विभवांतर V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR, क्योंकि इस परिपथ में प्रतिरोध का काम कौन करेगा, R करेगा, धारा I ही होगी। श्रेणी क्रम में लगे तो धारा का मान चेंज नहीं होगा। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, I, लेकिन इस परिपथ में प्रतिरोध का काम कौन करता है, एक्सएल। तो ये बन जाएगा, जैसे यहां पर R है तो यहां पर क्या होगा, एक्सएल। V बराबर IR, लेकिन इस परिपथ में प्रतिरोध का काम कौन करता है, एक्सएल, इसलिए R की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सएल। तो यहां पे मान रखते हैं इनके। तो V बराबर यहां पे हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस का, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। तो बेटा यहां से अगर हम देखें तो I स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा R स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर। I स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये बेटा इतना मिल गया हमको। अब देखो हमको पता है कि V अपॉन I का मान जो होता है वो R के बराबर होता है, लेकिन क्या हम यहाँ पे R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर केवल शुद्ध प्रतिरोध R वाले परिपथ की बात होती तो हम लोग V और I का अनुपात R लिख सकते हैं। अगर L वाले परिपथ की बात होगी तो V और I का अनुपात हम लोग XL लिख सकते हैं। अगर C वाले परिपथ की बात होगी तो V और I का अनुपात हम लोग XC लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर तो दो परिपथ मिक्स हैं, R और C आपस में मिक्स हैं, तो इनके अनुपात को हम लोग ना तो R लिख सकते हैं और ना तो XL लिख सकते हैं। मतलब इसमें प्रतिरोध का काम कोई तीसरा बंदा करेगा। तो यहां पर जो प्रतिरोध का काम करता है वो होता है Z, लेकिन उसको प्रतिरोध ना कह करके हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना कि V अपॉन I का मान जो होता है Z होता है, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर का मान हो जाएगा बेटा Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का XL स्क्वायर। तो अगर यहां से हम Z का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो बेटा Z बराबर इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान हो जाएगा ओमेगा L स्क्वायर। ये आपका प्रतिबाधा Z के लिए व्यंजक आ गया। अगर हम LR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए व्यंजक की बात करेंगे तो हमेशा आपको ये प्रूफ कर देना है। बेटा इसी में एक चीज आपसे पूछ ली जाती है कि कलांतर कितना होगा। V तथा I के बीच में अगर कलांतर की बात की जाए तो V तथा I के बीच में अगर कलांतर देखेंगे तो फाई है। तो यहां से अगर हम निकालें कलांतर, क्या निकाले बेटा, कलांतर। तो अगर कलांतर की बात की जाएगी तो कलांतर होता है बेटा आपका tan फाई। tan फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा VL बटे आधार कितना हो जाएगा VR। अब देखो इधर VL का मान कितना हो सकता है IXL बटे VR का मान कितना हो सकता है IR। बेटा I से ये कैंसिल हो जाएगा। XL को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा L, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं tan फाई बराबर ओमेगा L बाई R। तो जो आपका कलांतर होता है वो tan फाई बराबर ओमेगा L अपॉन R हो सकता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा L बटे R। तो ये आपका जो परिपथ बना, ये LR परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। तो LR परिपथ अगर आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि L तथा R को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम लोग उनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। इस परिपथ में हमको पता है ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि हमने R और L को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला ग्राफ बना सकते हैं और उससे हम प्रतिबाधा के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबाधा के लिए जो व्यंजक आया था वो हमने इस तरीके से प्रूफ कर लिया है। और इसमें फिर हम लोग धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर यानी फाई का मान निकालने के लिए tan फाई बराबर निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका ये पूरा परिपथ LR जो है वो हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट परिपथ पढ़ेंगे, उसमें कौन सा परिपथ होगा, एलसी परिपथ, या जिसको सीआर परिपथ पहले पढ़ेंगे। सीआर परिपथ की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। सीआर परिपथ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देके एक एक टॉपिक, एक एक चीजें सही से ध्यान देके हम लोग पढ़ेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि अभी से नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछा भी जाएगा तो आपके जवाब भी आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा परिपथ बेटा, सीआर परिपथ। तो सीआर परिपथ की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सीआर परिपथ, अगर सीआर परिपथ की बात करते हैं तो इसमें उसी तरह सेम डिफिनीशन जाती है कि इसमें शुद्ध प्रतिरोध R तथा शुद्ध धारिता C को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और उसके बाद उनके सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें ये R है और ये है C। R के सिरों के बीच विभवांतर जो लगता है वो VR और इसके बीच में विभवांतर VC। अगर यहां से हम लोग फिर से देखें Z के लिए, अर्थात प्रतिबाधा के लिए, प्रतिबाधा के लिए, तो प्रतिबाधा के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ग्राफ छोटा सा बना लेना उसी तरीके से। कैसे ग्राफ बनता है, ये I की दिशा है और हमने देखा कि R वाले परिपथ के लिए तो VR भी इधर होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो C परिपथ होता है उसमें वोल्टेज जो होता है धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, तो यानी कि VC जो होगा वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी अर्थात नीचे की ओर होगा ये। और यहां पर जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो परिणामी विभवांतर होगा वो ऐसे जाएगा कहीं पे, और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए देखेंगे। तो ये हो गया हमारा V, और ये वाली भुजा अगर VC है तो ये भी तो आपकी VC होगी, क्योंकि ये है आपका VR ऊपर, VR, और ये हो जाएगा हमारा क्या इधर VC, और ये वाला कोण आपका बन जाएगा बेटा फाई, ये आपका V है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग Z का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हम Z बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी बिल्कुल। Z बराबर नहीं, आप यहां से परिणामी वोल्टेज अगर पाइथागोरस प्रमेय O A B लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं IR का होल स्क्वायर प्लस का, इसको लिख सकते हैं IXC का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा I स्क्वायर कॉमन करके इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा V स्क्वायर बाई I स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। बेटा इसको हम उसी तरीके से लिख सकते हैं Z, ठीक है। तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर Z लिख सकते हैं इसको। तो हमने वही कर दिया, तो इसको हमने क्या किया कि इसको लिख दिया Z स्क्वायर, क्या कर दिया Z स्क्वायर। ये आपका V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा बेटा Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का XC स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का XC स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर। ये आपका आ गया प्रतिबाधा Z के लिए व्यंजक। अब अगर यहीं से हम CR परिपथ के लिए हम लोग देखें कि धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना है, तो कलांतर के लिए जब जाएंगे तो कलांतर हो जाएगा tan फाई बराबर, फिर से लंब बटे आधार, लंब कितना है VC, आधार कितना है VR। तो बेटा अगर यहां से हम VC बटे VR की अगर बात कर लें तो VC को हम क्या लिख सकते हैं IXC, इसको क्या लिख सकते हैं IR, इसको काट देंगे तो बेटा हो जाएगा XC बटे R। XC को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन ओमेगा CR, यानी कि tan फाई बराबर इतना। तो फाई बराबर कितना हो सकता है tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR। बेटा ये हो गया आपका कौन सा परिपथ
सी आर परिपथ। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग जो अगला परिपथ पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को पढ़ना है सी आर हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसी परिपथ। एलसी परिपथ की अगर बात करें हम, तो एलसी परिपथ भी बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है आपका, क्योंकि आपने ध्यान से अगर आपने एक एक परिपथ जैसे आर, एल और सी को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन परिपथों को पढ़ने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलिए, इसके बाद हमका कौन सा परिपथ है? एलसी परिपथ। एलसी परिपथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये पेपर में कई बार आया भी है और हम लोगों को इससे मिलती है अनुनादी आवृत्ति, यहां से देखने को मिलेगी और उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए, अगर हम लोग इस परिपथ की बात करते हैं तो इसमें प्रेरकत्व L तथा धारिता C दोनों को श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ लेते हैं और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद उनके सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। इनके सिरों के बीच हमने क्या किया? प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया। ये C है और ये L है। इसमें क्या किया गया बेटा कि इसमें L तथा C दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके उनके सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देते हैं। फिर से L और C को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे मान लिया ये I है, तो बेटा C और L, अगर L की बात करेंगे तो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा इसका विभवांतर VL, और जब अगर हम VC की बात करेंगे तो VC का जो विभवांतर होगा, मतलब C का जो विभवांतर होगा VC, वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ये अब अगर हम देखें तो VL और VC दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में है, तो इसका मतलब इसका जो परिणामी होगा वो इनको घटाने के बाद मिलेगा, यानी इनका जो परिणामी वेक्टर होगा V, जो परिणामी वोल्टेज होगा V, वो VL डिफरेंस VC से मिलेगा। VL डिफरेंस VC, क्योंकि कभी कभी VC का मान भी ज्यादा हो सकता है VL से, तो उस कंडीशन में हम लोग उसी अकॉर्डिंग हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया आपका कितना? V बराबर VL डिफरेंस VC। तो यानी कि अगर VL से हम VC को घटा देंगे तभी हमको परिणामी वोल्टेज मिल जाएगा कितना है, क्योंकि दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में जब दोनों वोल्टेज हों तो परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए उनको घटा के निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम प्रतिबाधा देखें, प्रतिबाधा के लिए, तो प्रतिबाधा के लिए अगर हम देखेंगे तो फिर से ये हो जाएगा हमारा बेटा क्या? V बराबर कितना है? VL डिफरेंस VC। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो V पड़ा रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं I XL डिफरेंस I XC। I कॉमन करके इधर भेजेंगे तो V बाई I, और ये हो जाएगा XL डिफरेंस XC। यहां से हम इसको लिख सकते हैं Z बराबर XL डिफरेंस XC, यानी ये आपकी आ गई प्रतिबाधा। लेकिन अगर मान लो अगर यदि कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि XL XC के बराबर हो, ठीक है, यदि XL बराबर XC, तब उस कंडीशन में आपका जो Z आएगा वो 0 आ जाएगा, दोनों बराबर तो Z का मान 0 आ जाएगा। इस स्थिति को बोला जाता है, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुनादी स्थिति। क्या बोलते हैं बेटा? अनुनादी स्थिति बोलते हैं इसको। ये हो गई आपकी अनुनादी स्थिति। अगर अनुनादी स्थिति ये है तो इसके बाद हम लोग करते क्या है? अनुनादी स्थिति के, अब ये अनुनादी स्थिति है तो अनुनादी स्थिति में क्या होता है कि XL बराबर XC के, XL का मान बेटा ओमेगा L, XC का मान कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को इधर भेजो, L को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC। ओमेगा का मान हो सकता है 2 पाई F, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है। ओमेगा का मान होता है बेटा कितना? 2 पाई F, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC। 4 पाई स्क्वायर को इधर लाएंगे
तो हो जाएगा f बराबर 1/4 पाई स्क्वायर LC। अगर यहां से हम f बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। बेटा ये जो f है यही आपकी अनुनादी आवृत्ति है, जहां f अनुनादी आवृत्ति है। तो यहां से हम लोगों ने इतने सारे 6 परिपथ लगभग पढ़ लिए हैं। तो बेटा इसके बाद आता है आपका LCR परिपथ। LCR परिपथ को हम इसके अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसमें एक एक परिपथ जो आपका बचा हुआ है LCR परिपथ और उसके बाद श्रेणी अनुनादी परिपथ, इन सभी को हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ लेनी है। धन्यवाद।